अगर आप यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे एक जैसे क्यों नहीं होते? कोई गणित में तेज है तो कोई पेंटिंग में, कोई बहुत बोलता है तो कोई शांत रहता है। प्रकृति का यह नियम व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। आज हम बाल मनोविज्ञान के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को गहराई से समझेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी भी नहीं समझे व्यक्तिगत भिन्नता? तो अब समझते हैं। प्रकृति का नियम है कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते हैं। यही व्यक्तिगत भिन्नता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं फ्रांसिस गाल्टन। इन्हें व्यक्तिगत भिन्नता का जनक माना जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का जनक फ्रांसिस गाल्टन सबसे महत्वपूर्ण, पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन्होंने बताया है कि व्यक्तिगत भिन्नता का जो मुख्य आधार है वो वंशानुक्रम है। तो आपके यूपी टेट के लिए ये 2% सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं। पहला कि व्यक्तिगत भिन्नता का जनक किसे माना जाता है, तो उत्तर है आपका फ्रांसिस गाल्टन। और दूसरा, इन्होंने यानी फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य आधार किसको माना है? वंशानुक्रम को। तो ये आपको याद रखना है। अब दूसरे मनोवैज्ञानिक जो बहुत महत्वपूर्ण है उनका नाम है B.F. स्किनर। तो B.F. स्किनर साहब ने क्या बताया है कि व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है या मापन किया जा सके। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा यूपी टेट में ऐसे ही पूछा जाता है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये बताया है कि व्यक्तिगत भिन्नता में व्यक्तित्व का वह हर पहलू शामिल है जिसका मापन किया जा सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट आपके यूपी टेट के लिए हैं। तो दोस्तों आगे MCQ भी आएंगे और आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे। यदि अभी भी नहीं समझे तो थोड़ा और अपने शब्दों में समझते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है या इसकी परिभाषा है कि कोई भी 2 व्यक्ति या बालक अपनी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक संरचना में पूरी तरह समान नहीं होते हैं। मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होगा ही होगा, पूरी तरह समान नहीं हो सकता है। अब व्यक्तिगत भिन्नता का जानना क्यों जरूरी है? इसके मुख्य बिंदु क्या है? सीखने की आवश्यकता की पहचान करना अनिवार्य है। और दूसरा, प्रत्येक छात्र की सीखने की गति अलग होती है। अगर हमें व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी नहीं होगी तो हम प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्या आवश्यकता है उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चा थोड़ा देर से सीखेगा, धीमा सीख रहा है, इसको हमें 2 बार पढ़ाना पड़ेगा, 3 बार पढ़ाना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। ये हम नहीं समझ सकते हैं। उसकी गति की पहचान व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान किए बिना नहीं हो सकती है, पहली बात। दूसरी, सीखने की आवश्यकता की पहचान करना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी शिक्षण विधियों का चयन कर सकते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु व्यक्तिगत भिन्नता के होते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र। व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र से मतलब है कि हम कैसे देख सकते हैं कि एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है। तो ये 4 तरीक़ों से हम सीधे रूप से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है। और दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से, बहुत इम्पोर्टेंट, इससे प्रश्न आता है। पहला है बिंदु हमारा शारीरिक रूप से देखने से हमें स्पष्ट पता लगता है कि एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है। बालक
का कद अलग होगा, रंग अलग होगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक बालक दूसरे बालक से अलग होगा, जिससे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है। फिर मानसिक आता है दूसरा पॉइंट। मानसिक रूप से भी हमें स्पष्ट पता लगता है कि एक बच्चे की बुद्धि दूसरे बच्चे की बुद्धि से कुछ कम है या ज़्यादा है, कोई कुशाग्र बुद्धि है, कोई थोड़ा धीमा सीखने वाला है। जब हम बुद्धि पढ़ेंगे तो इसके बारे में स्पष्ट या अधिक रूप से जानेंगे कि कैसे कैसे बच्चे होते हैं, कौन कुशाग्र होता है, कौन धीमा सीखने वाला होता है, कौन एवरेज होता है। तो ये बुद्धि के टॉपिक में सीखेंगे। फिलहाल आप समझिए, किसी की अंक की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। कोई गिनती एकदम से सीख लेता है, अंकों की पहचान एकदम से कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। एक बच्चे का तार्किक ज्ञान ज़्यादा होता है, एक दूसरे बच्चे का तार्किक ज्ञान कम होता है। कोई तर्क आसानी से कर लेता है विभिन्न बिंदुओं पर, कोई नहीं कर पाता है। इससे हमें स्पष्ट पता लग जाएगा, आप समझ रहे होंगे कि इससे हमें स्पष्ट पता लग जाएगा कि एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपका संवेगात्मक रूप से। अब ये संवेगात्मक रूप क्या होता है, कैसे पहचाने संवेगात्मक रूप से? स्वभाव से। एक बच्चा शर्मीला होता है, शांत रहता है, दूसरा बच्चा नहीं शर्माता है, वो अपनी बात खुलकर कह सकता है या कह देता है। जबकि एक बच्चा शर्माता है, आपको उसे बुलवाने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। जब आप अपनी क्लास में जाते होंगे तो आप महसूस करते होंगे, आप सभी लोग, हम सभी लोग शिक्षक हैं, तो ये महसूस करते होंगे कि एक बच्चा स्वभाव से बहुत शर्मीला है, एक बच्चा स्वभाव से बड़ा चंचल है, और एक बच्चा एक्टिव रहता है। उसे आप जरा सा काम कहोगे या थोड़ा सा काम कहोगे, वो अपने आप दूसरा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। और अभिवृत्ति का मतलब होता है शौक, आदत, कि एक बच्चे की आदत जो है वो गणित पढ़ने की है, किसी की ड्राइंग बनाने की है, किसी को हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है। तो अभिवृत्ति भी अलग अलग होती है। किसी को कोई खेलना अच्छा लगता है, किसी को खो खो खेलना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो अभिवृत्ति के रूप में भी जो बालक होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिनको हम सहज देख सकते हैं, समझ और देखकर इनकी पहचान कर सकते हैं कि एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है। और सबसे लास्ट और अंतिम बिंदु इसका है सामाजिक रूप से भी हमें पता लगता है कि एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है। किस वातावरण में बच्चा पल रहा है, उसका परिवार कैसा है, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, जाति कैसी है, आर्थिक रूप से किस परिवार में पल रहा है, तो उससे भी व्यक्तिगत भिन्नता हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अब यहाँ तक मुझे लगता है आप व्यक्तिगत भिन्नता बिल्कुल समझ गए होंगे कि एक बालक पूरी तरह से दूसरे बालक के समान नहीं हो सकता है, यही व्यक्तिगत भिन्नता है। अब व्यक्तिगत भिन्नता का हम शिक्षा में क्या उपयोग करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, हम ये जानेंगे। आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण बिंदु, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैनल पर आते रहेंगे। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। और इस टॉपिक से कम 2 से 3 नंबर जरूर यूपी टेट के पेपर में हर बार आते हैं, 4 से 5 तक भी आ जाते हैं। पढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण बिंदु व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता को कौन कौन से जो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले वंशानुक्रम। तो दोस्तों, अभी ऊपर आपको हमने बताया है कि मनोवैज्ञानिक हुए हैं फ्रांसिस गाल्टन, जिन्हें व्यक्तिगत भिन्नता का जनक भी माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने यही बताया है कि माता पिता से प्राप्त गुण, जो एक बालक को अपने माता पिता से प्राप्त गुण है और दूसरे बालक को भी अपने माता पिता से प्राप्त गुण है, जिन गुणों के कारण एक बालक दूसरे बालक से भिन्न हो जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न कर देता है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न होती है। यानी वंशानुक्रम भी एक महत्वपूर्ण कारक है कि एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वातावरण।
वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है व्यक्तिगत भिन्नता का। सबसे पहला परिवार, परिवार के कारण व्यक्तिगत भिन्नता आती है। एक परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है, एक बहुत स्थिति खराब है, मुश्किल से घर का गुजारा चलता है, तो बालक के व्यवहार में आपको व्यक्तिगत भिन्नता स्पष्ट दिखाई देगी। विद्यालय, एक बच्चा बड़े हाई स्टैंडर्ड के विद्यालय में पढ़ता है, वहाँ सब अलग सिस्टम है। एक हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहा है, उसका अलग सिस्टम है, तो उस कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता आपको स्पष्ट दिखाई देगी उनके व्यवहार में। दोनों बालकों के व्यवहार में आप स्पष्ट अंतर देखेंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण है प्राकृतिक संसाधन। एक व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, एक व्यक्ति समतल पे रहता है, समतल एरिया में, तो उनमें भी व्यक्तिगत भिन्नता आती है कि आपको प्राकृतिक संसाधन कितने मिले हुए हैं या सामाजिक रूप से आप कितने सक्षम हैं। ये सब हमें व्यक्तिगत भिन्नता को स्पष्ट रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद नंबर 3 आता है आयु एवं बुद्धि। आयु बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। यदि हम एक ही क्लास में 4 साल के बच्चे का एडमिशन कर लें और एक ही क्लास में, उसी क्लास में हम 7 साल के बच्चे का एडमिशन कर लें, तो आपको अलग व्यक्तिगत भिन्नता नजर आएगी। 7 साल वाला बच्चा होगा वो अधिक परिपक्व होगा, उसकी बुद्धि का स्तर ज़्यादा होगा, वो चीज़ें आसानी से सीख रहा होगा या समझ रहा होगा, जबकि 4 साल का बच्चा शायद उतनी आसानी से नहीं सीख पाएगा क्योंकि एज कम है। इसीलिए शायद भारत सरकार ने कक्षा 1 में सभी के लिए समान 6 वर्ष की आयु निर्धारित की है, ताकि ये जो अंतर है, व्यक्तिगत भिन्नता है, इसको कम किया जा सके। और नंबर 4 और लास्ट महत्वपूर्ण है लिंग भेद। देखिए, लड़का है, लड़की है या ट्रांसजेंडर है, तो उनके सीखने की शैली में भी अंतर होता है। ये भी व्यक्तिगत भिन्नता उत्पन्न करते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण या 5 महत्वपूर्ण कारक हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता को सीधे प्रभावित करते हैं। और इनसे भी यूपी टेट में प्रश्न आता है। किस प्रकार से प्रश्न आता है, ये आपको नीचे जब MCQ पढ़ोगे, आप लोग देखोगे आप, तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे कि किस तरह से प्रश्न यूपी टेट में इन सबसे संबंधित आता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि कक्षा शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नता की क्या उपयोगिता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं, यूपी टेट में भी आते हैं, सी टेट में भी आते हैं। तो सबसे पहली उपयोगिता क्या है व्यक्तिगत भिन्नता की कक्षा शिक्षण में? समावेशी शिक्षा, जो खुद अपने आप एक सब्जेक्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। समावेशी शिक्षा कि सभी प्रकार के बालकों की पहचान करना और उनको एक साथ शिक्षा देना। यदि हम व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान नहीं कर पाएंगे तो बालकों को सही तरह से शिक्षित नहीं कर पाएंगे। अतः सभी प्रकार के बालकों की पहचान करना, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान करना और उन्हें सभी प्रकार के बालकों को एक साथ एक छत के नीचे शिक्षा देना, यानी समावेशी शिक्षा देना, इस व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान करने का सबसे समावेशी शिक्षा देना है। दूसरा, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था करना, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियाँ, छात्र की भिन्नता के आधार पर अलग अलग शिक्षण कौशल का प्रयोग, सूचना तकनीकी का प्रयोग, डिजिटल शिक्षण, जो आज के युग की महत्वपूर्ण डिमांड है। अब अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें यूपी टेट सी टेट में प्रश्न आता ही आता है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपके नंबर पक्के हो नहीं सकते। अगर आपको यूपी टेट सी टेट पास करना है तो इन विधियों का ज्ञान आपको होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित प्रमुख शिक्षण विधियाँ, तो जो व्यक्तिगत भिन्नता बालकों में होती है
उसके आधार पर हम कौन कौन सी शिक्षण विधियां प्रयोग में ला सकते हैं, उन शिक्षण विधियों को अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी शिक्षण विधि है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि इस विधि के जो विकसित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है फ्रोबेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीधा पूछा जाता है कि किंडरगार्टन विधि किनके द्वारा विकसित की गई है। नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे और उनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फ्रोबेल। तो फ्रोबेल द्वारा किंडरगार्टन विधि विकसित की गई है और यह विधि बच्चों के खेल खेल में स्वाभाविक रुचियों पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा मिट्टी के घर बना रहा है या लकड़ी का ब्लॉक जोड़ रहा है, तो समझें यहाँ शिक्षक बच्चे को डांटता नहीं है बल्कि उसे खेल खेल में पढ़ाता है और मूल की पहचान कराता है। इसे बालवाड़ी या बालवाटिका भी कहा जाता है, जहाँ बच्चा फूल की तरह खिलता है। तो इससे कई पर्सन बनते हैं जो अलग अलग ईयर में पेपर में आए हैं, यूपी टेट में, सी टेट में या दूसरे राज्यों के टेट में। तो इसको आप किस तरह से पर्सन आता है, जैसे निम्नलिखित में कौन सी विधि को बालवाटिका या बालवाड़ी विधि कहा जाता है, तो उत्तर आएगा किंडरगार्टन विधि। तो बालवाड़ी विधि के विकसित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो उत्तर आएगा फ्रोबेल। और कौन सी ऐसी विधि है जिसमें बच्चा फूल की तरह खिलता है और टीचर उसे नहीं डांटता है, तो वो भी किंडरगार्टन विधि। तो किंडरगार्टन विधि आपको याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें बच्चा अपने सिस्टम से और अपने हिसाब से सीखता है, खेल खेल में टीचर से पढ़ाता है और वो खेल खेल में ही पढ़ता है और बच्चा अपने मूल की पहचान कर लेता है। इसलिए इस विधि को बालवाड़ी या बालवाटिका विधि भी कहा जाता है, जहाँ बच्चा फूल की तरह खिलता है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण विधि है मॉन्टेसरी विधि, जिसको विकसित करने वाले हैं मारिया मॉन्टेसरी। और मारिया मॉन्टेसरी की यह विधि सामान्यतः मंद बुद्धि बच्चों के लिए विकसित की गई है। वैसे तो सभी बच्चों को इसके द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से मंद बुद्धि बालकों के लिए यह विधि मारिया मॉन्टेसरी जी ने बनाई है। और यह विधि इंद्रिय प्रशिक्षण पर जोर देती है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चे को बटन बंद करना बताया गया है या जिप बंद करना सिखाया गया है, उंगली या हाथ फेर कर विभिन्न सतहों की पहचान करनी सिखाई गई है कि ये खुरदरी है, सपाट है या प्लेन है। इस तरह से मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनको सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि, इसको ऐसे समझें, यह विधि बच्चे की ज्ञानेंद्रियों, उसके इंद्रिय जो अंग हैं, हाथ पैर मुंह को जोर से प्रशिक्षित करने की है, ताकि वह खुद काम करके सीख सके और मंद बुद्धि बालक भी अपना जीवन सही तरह से जी सके और शिक्षा ग्रहण कर सके। दोस्तों, मॉन्टेसरी विधि से भी कई तरह के प्रश्न आपके यूपी टेट, सी टेट और विभिन्न राज्यों के टेट में आते हैं। जैसे वह कौन सी विधि है जो मंद बुद्धि बालकों के लिए विकसित की गई है, तो नीचे ऑप्शन होंगे, उनमें सही उत्तर होगा आपका मॉन्टेसरी विधि। दूसरा, मॉन्टेसरी विधि को विकसित करने वाले कौन हैं, तो मारिया मॉन्टेसरी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरा, वह कौन सी विधि है जो ज्ञान इंद्रियों को विकसित करने पर जोर देती है, तो उत्तर हो गया मॉन्टेसरी विधि। यानी कई तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इन शिक्षण विधियों को सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए 3 से 4 प्रश्न आपके बिल्कुल पक्के हैं। यूपी टेट में आने ही आने हैं, सी टेट में आते ही आते हैं। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है सी टेट में, यूपी टेट में सीधे पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। चलिए पढ़ते हैं अगली शिक्षण विधि की ओर। दोस्तों, अगली विधि है डाल्टन विधि।
और दोस्तों, इस विधि से पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस और जानकारी देने वाली वीडियोस और यूपी टेट और सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर अब आती रहेंगी। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो ये आप तक पहुंचने में समय लग सकता है या हो सके ना भी पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको ये PDF के रूप में भी सारा डाटा बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा देंगे। कोई किसी तरह का कोई फीस वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगली विधि, डाल्टन विधि की ओर। तो सवाल यही पहला बनता है कि डाल्टन विधि के विकसित करने वाले कौन हैं? तो हेलन पार्कहर्स्ट द्वारा निर्मित यह विधि छात्रों को अपनी गति से सीखने की और रुचि के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो आपके 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो आपका बनता है कि डाल्टन विधि के विकसित करने वाले कौन हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा हेलन पार्कहर्स्ट। हेलन पार्कहर्स्ट द्वारा निर्मित यह विधि छात्रों को अपनी गति और रुचि के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। शिक्षक ने छात्र को 1 सप्ताह का काम दिया और कहा, तुम यह गणित के 10 प्रश्न हल करके लाने हैं, लेकिन तुम इसे आज ही खत्म कर लो या रोज रोज 2-2 करो। समझे? इसमें कोई निश्चित समय सारणी नहीं होती है। बच्चे अपनी गति और सुविधा के अनुसार अपना असाइनमेंट या अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। तो सीधे से समझ सकते हैं कि इस विधि में बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपना काम जिस तरीके से चाहे कर सकता है। वो उसे आज ही ख़त्म कर दे या अगले 2-3 दिन में कर ले, या अपने सिस्टम से जैसे भी उसे ठीक लगे वैसे कर ले। तो आप समझ सकते हैं कि डाल्टन विधि बच्चे को पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान करती है कि वो अपने गति और रुचि के अनुसार सीख सके। चलिए बढ़ते हैं अगली विधि की ओर। तो दोस्तों, अगली हमारी महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि से सबसे पहला सवाल यही बनता है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, यूपी टेट, सी टेट, इन सभी में, कि प्रोजेक्ट विधि किनके द्वारा विकसित की गई है? तो उत्तर है किलपैट्रिक द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। आपने अगर पहले यूपी टेट, सी टेट की परीक्षा दी होगी तो आपको पता होगा कि प्रश्न कितनी बार पेपर में पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम सीधी डेफिनेशन की बात करें तो किलपैट्रिक की यह विधि छात्रों की मानसिक संरचना और सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार समूह में सीखने को बढ़ावा देती है। मतलब साफ है कि कार्य अकेले ना कराकर समूह में कराना, यानी समूह में सीखने को बढ़ावा देना या समूह में सिखाना प्रोजेक्ट विधि का महत्वपूर्ण अंग है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रोजेक्ट के हिसाब से काम दे दिया जाता है। 3-4 बच्चों को काम दे दिया जाता है कि आपको ये करना है, दूसरे 3-4 बच्चों को काम दे दिया जाता है कि आपको ये करना है। इस तरह से समूह बनाकर सिखाया जाता है इस विधि के अंतर्गत। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं हम लोग कि कक्षा के बच्चों को एक समूह में बांटकर यह काम देना चाहिए कि अपने आसपास के 5 पेड़ों की पत्तियां लाओ और उनके बारे में चार्ट बनाओ। मतलब बच्चों को 5-5 के समूह में बांट दिया और उन्हें कोई प्रोजेक्ट के तौर पे काम दे दिया और बच्चे फिर अपने आप अपना काम करते हैं। और आसानी से समझें, बच्चा असल दुनिया की कोई समस्या या काम को लेकर खुद तय करता है, जिसमें सामाजिकता भी शामिल है। यानी विभिन्न चीज़ें हो सकती हैं। इस बच्चा सामाजिक होना भी सीखता है और समूह में काम करता है। इस विधि को हम प्रोजेक्ट विधि कहते हैं कि समूह में काम किया जाए, बच्चों को समूह के रूप में काम कराया जाए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली शिक्षण विधि की ओर। इसका नाम है विकास योजना या विनिटेका योजना। अब महत्वपूर्ण प्रश्न अगला जो इसमें बनता है
कि विनिटेका योजना किसके द्वारा विकसित की गई है या विकास योजना किनके द्वारा दी गई है, तो उत्तर आएगा आपका कार्लटन वाशबर्न। तो कार्लटन वाशबर्न द्वारा निर्मित जो विधि है उसका नाम विकास योजना या विनिटेका योजना है। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षण विधि है। तो इस विधि में जो है ना पूरे पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है ताकि बच्चे अपनी क्षमता और के अनुसार अपनी प्रगति कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि पूरे पाठ्यक्रम को एक साथ ना पढ़ाकर छोटे छोटे इकाइयों में बांट दिया जाता है ताकि जो बच्चे हैं अपनी क्षमता के अनुसार प्रगति कर सकें। तो विकास योजना को उदाहरण से हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि एक बच्चे को जोड़ना सिखाया जाता है तो उसे घटाना भी सिखाया जाएगा, मगर जब तक उसे जोड़ना ना आ जाए तब तक शिक्षक उसे आगे नहीं बढ़ाएगा। पहले उसे जोड़ना ही सिखाएगा, जब वह जोड़ना सीख जाएगा तभी उसे घटाना सिखाया जाएगा। तो समझें, पाठ्यक्रम में छोटी छोटी इकाइयों में अध्ययन किया जाता है और छात्रों की व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान दिया जाता है। जब तक बालक को एक टॉपिक का ज्ञान ना हो जाए पूरी तरह, तब तक उसे अगले टॉपिक का ज्ञान नहीं कराया जाएगा। पहले उसे टॉपिक सिखाया जाएगा तभी अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। यानी पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़कर पढ़ाया जाएगा। जब एक इकाई सीख जाएगा तभी अगली इकाई पर बालक को लेकर चलेंगे। इस प्रकार से शिक्षण किया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली शिक्षण विधि की ओर। तो दोस्तों अगली शिक्षण विधि जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार पेपर में पूछी गई है, यूपी टेट में, सी टेट में और विभिन्न राज्यों के टेट में, कि अभिकर्मित अनुदेशन या कर्मादेशित अनुदेशन, कर्मादेशित निर्देश किनके द्वारा विकसित की गई विधि है, तो उत्तर है BF स्कैनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद करना है कि अभिकर्मित अनुदेशन या कर्मादेशित निर्देश किसके द्वारा विकसित की गई शिक्षण विधि है, तो आपका उत्तर होगा BF स्कैनर द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो क्या है इस विधि में? तकनीक व्यक्तिगत शिक्षण की गति को डिजिटल सामग्री और OER के लिए समर्थन प्रदान करती है। तो OER के उपयोग को बढ़ावा देती है। अब OER क्या है? ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, यानी शिक्षा में तकनीक का उपयोग, विभिन्न डिजिटल ऐप, सामग्री आदि का उपयोग करना, शिक्षा में नई तकनीक से यूज करना, नए नए ऐप यूज करना OER के अंतर्गत आता है। और इसी को बढ़ावा दिया है BF स्कैनर साहब ने। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप कोई मोबाइल ऐप या पर कोई क्विज खेलते हैं या कोई काम कराते हैं बच्चों से, पर पढ़ाई कराते हैं, आपने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया तो तुरंत अगला प्रश्न आ जाएगा। गलत दिया तो ऐप ने जहां आपको सही जवाब दिया है, ऐप आपको सही जवाब देगा, तब आपको आगे बढ़ा जाएगा। यानी इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शिक्षा में नई नई डिजिटल तकनीक, नए नए ऐप्स इस्तेमाल करना, मतलब OER का यूज करना अभिकर्मित अनुदेशन या कर्मादेशित निर्देश कहलाता है। और इस विधि को विकसित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं BF स्कैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि अभिकर्मित अनुदेशन या कर्मादेशित निर्देश किनके द्वारा विकसित की गई विधि है या किनके द्वारा दिया गया है, तो BF स्कैनर साहब के द्वारा दी गई ये तकनीक है। इस तकनीक में क्या होता है? इस तकनीक में शिक्षा में डिजिटल सामग्री और ऐप्स का यूज किया जाता है। इनके द्वारा शिक्षा दी जाती है, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसलिए ये विधि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों मुझे लगता है कि अब आप व्यक्तिगत भिन्नता को समझ चुके होंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे हम अपने शिक्षण कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं, अपनी शिक्षण विधियों का चयन कर सकते हैं कि किस शिक्षण विधि से हमें पढ़ाना है। तो अब हम अभ्यास प्रश्न करते हैं जो विभिन्न प्रकार के पेपर्स में यूपी टेट, सी टेट, आर टेट या विभिन्न राज्यों के टेट में आए हुए हैं। तो हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आपकी कितना समझ में आया है।
तो पहला प्रश्न हमारा है, व्यक्तिक भिन्नता का आधार क्या है? तो इसका उत्तर के ऑप्शन दिए हैं, केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों, और आर्थिक स्थिति। अब आप सोचिए, अब वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि इसका उत्तर क्या है, और देखिए आपका उत्तर सही आता है या नहीं आता है। यदि आपने सही से पढ़ा होगा तो उत्तर सही आएगा। तो हम इसका देखते हैं उत्तर क्या है। इसका आंसर है सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। बिल्कुल, ये हमने ऊपर जान लिया है कि वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है व्यक्तिक भिन्नता पर, और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा में छात्रों के बीच बौद्धिक भिन्नता, मेंटल डिफरेंस का मुख्य कारण क्या है? जाति और धर्म, बी है पारिवारिक आय, सी आयु और बुद्धि लब्धि, और केवल विद्यालय का वातावरण। तो मेंटल डिफरेंस को आसानी से आप समझ सकते हैं, दिमाग की बात हो रही है यानी बुद्धि की बात हो रही है, तो आप आसानी से सवाल का उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर है आपका सी। और ये यूपी टेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, आयु और। अगले प्रश्न की ओर, समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? प्रतिभाशाली बालकों को अलग बढ़ाना, बी सामान्य और विशेष बालकों को एक ही वातावरण में शिक्षा देना, सी केवल दिव्यांग बच्चों की मदद करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं, अभी बताया आप, बी सवाल का उत्तर, सामान्य और विशेष बालकों को एक ही वातावरण में शिक्षा देना। तो ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण में सूचना तकनीकी का कौन सा साधन व्यक्तिक भिन्नता को दूर करने में सहायक है? पहला है OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो इसकी ये बी शामपट, सी केवल पाठ्यक्रम, डी कठोर दंड। तो इसमें भी हमने आपको बताया, जो BF स्किनर साहब ने बताया है कि OER शिक्षा में सूचना तकनीकी को यूज करना व्यक्तिगत भिन्नता को दूर कर सकता है। तो इसका उत्तर होगा आपका उत्तर नंबर ए, OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक को बालकों की किन भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए? तो ए केवल शारीरिक, बी केवल संवेगात्मक, सी रुचि और अभिरुचियों का, डी माता पिता के व्यवसाय का। तो आपको पता है इसका क्या उत्तर होना चाहिए? इसका उत्तर होना चाहिए आपका सी। और ये आपका यूपी टेट 2014 में पहुंचा गया है। यानी सभी प्रश्न के उत्तर हमारे ऊपर मिल रहे हैं। यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे रहे होंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत रह गई है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। यदि PDF चाहिए तो हमारे नंबर 91 49 16 72 03 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इसकी PDF आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे बिना किसी पैसे के, बिल्कुल फ्री में। आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। दोस्तों पूरा विश्वास है कि कोई भी प्रश्न या कोई भी टॉपिक आपसे नहीं छूटेगा और आप आसानी से सारे क्वेश्चन हल कर देंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था करना बाल मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बताया है कि दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था करना मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन पहला एकीकरण,
व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सामान्यीकरण, पृथक्करण। तो इसका उत्तर अगर आपने सही से पढ़ा होगा ऊपर, तो आपको पता है व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के कारण ही दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था करनी होती है कि उन्हें भी सामान्य बच्चों के साथ ही हम शिक्षित कर सकें, एक ही छत के नीचे, एक ही वातावरण के नीचे सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके। इसीलिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत दिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। इसका उत्तर है बी, और ये क्वेश्चन 2019 यूपी टेट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कक्षा शिक्षण में उपयोगी ऐप्स और डिजिटल सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए, व्यक्तिगत सीखने की गति को समर्थन देने के लिए, शिक्षक का काम कम करने के लिए, केवल सजावट के लिए, बच्चों को डराने के लिए। तो इसका भी उत्तर अगर आपने सही से पढ़ा होगा ऊपर का अक्षर, तो आपको कोई भी दिक्कत इसका आंसर देने में नहीं होगी, और इसका आंसर होगा आंसर ए। दोस्तों ये यूपी टेट 2020 में सीधा पूछा गया प्रश्न है, जिसका आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों अब टाइम है निष्कर्ष का। तो क्या कंक्लूजन निकल कर आया है? तो शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं को पहचानना चाहिए। जब तक हम क्षमताओं की पहचान नहीं करेंगे, व्यक्तिगत क्षमताओं की पहचान नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी शिक्षण विधियों को छात्र की आवश्यकता अनुसार नहीं पहचान सकेंगे और नहीं बदल सकेंगे। पहला, शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं को पहचानना चाहिए। दूसरा, शिक्षण विधियों को छात्र की आवश्यकता अनुसार बदलना चाहिए। तीसरा, समावेशी वातावरण तैयार करना सफल शिक्षण की कुंजी है। यानी जब तक हम सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देने के योग्य शिक्षण विधियों का चयन नहीं करेंगे, समावेशी वातावरण नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा शिक्षण सफल नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं। तो साथियों, आज हमने जाना कि हर बच्चा विशेष है। एक शिक्षक के रूप में उनकी भिन्नता को जानकर ही हम एक शैक्षिक वातावरण का सर्जन कर सकते हैं। उम्मीद है यह प्रश्न आपकी तैयारी को मजबूती देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यूपी टेट की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लास्ट में मैं जरूर देखना दें दोस्तों। ये व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित इमेज कि व्यक्तिगत भिन्नता किस किस तरह से हो सकती है बालक के अंदर। इंटेलिजेंस में हो सकती है, इंटरेस्ट में हो सकती है, पर्सनैलिटी में हो सकती है, इमोशनल बिहेवियर में हो सकती है, और लर्निंग स्पीड में हो सकती है। इस तरह से आप लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत में यही कह सकते हैं कि एक सफल शिक्षक वही है जो कक्षा में एक ही लाठी से मासूम हाँकने की बजाय हर छात्र का सम्मान करे।